पंजाब के खूबसूरत गांव में अल्लाह रखा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत सादा किस्म का इंसान था। उसके 2 बेटे थे। घर में वो, उसकी बीवी और 2 बेटे रहते थे। अल्लाह रखा की बीवी का नाम शकीला था। बड़े बेटे का नाम था बिलाल। वो थोड़ा सख्त किस्म का और गुस्से वाला इंसान था। छोटा बेटे का नाम नदीम था। नदीम बहुत अच्छे अखलाक का मालिक था। वो माँ बाप की इज्जत करता था। अल्लाह रखा के पास एक खेत था। वो अपने खेत में मेहनत करता था और घर का खर्च चलाता था। बड़ा बेटा बस घर आराम करता था, जबकि छोटा बेटा अपने अब्बा के साथ खेत में काम करता था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह रखा ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बेटे बड़े हो गए हैं? अब हमें उनकी शादी करनी चाहिए। घर में बहुएं आएंगी, तुम्हारा भी हाथ बढ़ जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब इनकी शादी कर देते हैं। शादी होगी तो हमारे बेटे भी हो सकता है कि काम करना शुरू कर दे। अल्लाह रखे ने अपने बेटों की शादी कर दी, मगर अल्लाह रखा और उसकी बीवी ने जो सोचा था ऐसा कुछ भी न हुआ। बड़ी बहू अपने में ही मसरूफ रहती थी। इस तरह सारा काम छोटी बहू को करना पड़ता था। मगर अब अल्लाह रखा के बेटे भी खेत में उसके साथ काम करते थे। बहू, मुझे एक गिलास पानी तो ला दो। माँ जी, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप खुद उठ के ले लें। यहाँ छोटी बहू को बोल दें, वहाँ पर ला देगी। ये बोलकर बड़ी बहू उठकर चली गई। छोटी बहू, मुझे पानी का एक गिलास तो देना। ला रही हूँ माँ जी। अम्मा, आप भाभी को भी तो बोल सकती थी, मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने उसको बोला था, मैं अगर वो उठकर चली गई। सारे घर का काम भी मैं करती हूँ और ये कुछ भी नहीं करती। मुझसे इतना काम नहीं होता, आप इनको भी काम कहा करो। ये बोलकर वो चली गई। मगर इन सब बातों से शकीला को बहुत दुख हुआ। क्या सोचकर शादी की थी और क्या हो रहा है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन छोटी बहू की तबीयत खराब हो गई। बड़ी बहू, आज छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, खाना तुम बना लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं नहीं बनाऊंगी। बस तबीयत ही खराब है उसकी थोड़ी सी, मरने नहीं वाली जो खाना नहीं बना रही। अगर वो नहीं बना रही तो आप बना ले, मगर मैं नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर शकीला को बहुत दुख हुआ, मगर वो कर भी क्या सकती थी। उसने खुद ही खाना बनाया। छोटी बहू ये सब देख रही थी। रात को खाने के बाद अल्लाह रखा अपनी बीवी से बोला, अच्छा हुआ कि उनकी शादी कर दी। अब वो खेत में काम भी करते हैं, मेरा भी काम आसान हो गया है। आपका काम तो आसान हो गया है, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। बड़ी बहू काम नहीं करती, सारा काम छोटी बहू काम करती है, मगर बहुत बातें सुनाती है। मैं थक गई हूँ। अब आप बच्चों से बात करो कि वो अपनी बीवी को समझाइए, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता और छोटी बहू भी कम करती है। अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं सुबह बात करूँ। दूसरी तरफ छोटी बहू ने भी अपने शौहर से कहा, ए जी, सुनते हो, तुम्हारी भाभी कुछ काम नहीं करती। अम्मा बाबा का ख्याल और घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। वो बस सारा दिन आराम करती है। अब मैं थक गई हूँ। तुम अम्मा अब्बा से बात करो कि वो बड़ी भाभी को भी काम करने का बोलें। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं अम्मा अब्बा से बात करता हूँ। सुबह उठकर अल्लाह रखा ने अपने दोनों बेटे और उनकी बीवियों को बुलाया। बिलाल, तुम्हारी उम्मा ने बताया है कि तुम्हारी बीवी कुछ भी नहीं करती, सारा काम छोटी बहू करती है। अपनी बीवी को समझाओ कि वो काम किया करे। बिलाल कुछ न बोला, मगर बड़ी बहू बोली, मैं अपने माँ बाप के घर भी कोई काम नहीं करती थी और यहाँ भी नहीं करूँगी। आप कोई काम वाली रख लें। बिलाल ने अपनी बीवी को चुप करवाया और उसे कमरे को जाने का कहा। अम्मा अब्बा, मैं अपनी बीवी से बात करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब्बा के सामने कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी? सही तो बोला मैंने, मुझसे घर का काम नहीं होता। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कर दिया करो। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं कि हम कोई काम वाली रख सके। बिलाल ने अपनी बीवी को समझाया
तो वो थोड़ा बहुत काम करने लगे। मगर कुछ दिन बाद अल्लाह रखा की तबीयत खराब हो गई। अब खेत का काम सिर्फ दोनों बेटों के जिम्मे था। एक दिन बिलाल की बीवी भी बिलाल से बोली, देखो अब्बा की तबीयत भी खराब रहती है और घर का खर्च भी बहुत ज्यादा है। खेत से जितने पैसे आते हैं अब्बा की दवाई पर चले जाते हैं। तुम अब्बा से बात करो और खेत के हिस्से करवा लो और अब्बा और छोटे भाई से अलहदा हो जाओ। इस तरह हमें ज्यादा पैसे आया करेंगे। बिलाल कुछ देर सोच में पड़ गया, मगर उसे अपनी बीवी की बात अच्छी लगी और वो माँ अब्बा से बात करने चला गया। अब्बा, खेत से जितने पैसे आते हैं आधे तो आपकी दवाई में चले जाते हैं। घर के लिए कुछ भी नहीं बचता। आप खेत के हिस्से कर दें और मुझे और मेरी बीवी को अलग कर दें। भाई तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सही तो बोल रहा हूँ, इसमें गलत ही क्या है? खेत के हिस्से हो जाएं, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा और तुझे तेरा। अम्मा अब्बा को तुम रख लेना, मैं हर महीने पैसे देता रहूंगा। छोटे भाई को बहुत गुस्सा आया। अल्लाह रखा कुछ न बोला। वो बहुत हैरान था। जिस बेटे को उसने इतने प्यार से बड़ा किया वो आज ऐसा कर रहा है। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा, मगर मुझे कोई खेत नहीं चाहिए। तुम पूरा खेत रख लो, लेकिन इस घर से चले जाओ और माँ बाप मेरे साथ रहेंगे और तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान हुए। बिलाल ने जब ये सुना तो वो फौरन मान गया। नदीम की बीवी ने कहा, तुम पागल हो गए हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर खेत उसे दे दोगे तो हम क्या खाएंगे? हमारा खर्चा, माँ बाप की दवाई का खर्चा कैसे पूरा होगा? मगर नदीम ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। बिलाल और उसकी बीवी घर से चले गए। हमारी वजह से क्या हो रहा है? इससे अच्छा था हम मर जाते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। अब खेत न होने की वजह से नदीम गांव के सेठ के खेत में काम करने लगा। घर के हालात भी खराब हो गए। नदीम की बीवी अक्सर उससे लड़ा करती थी। सब कुछ तो तुमने अपने भाई को दे दिया, अब हम क्या खाएंगे? सेठ के साथ काम करके जितने पैसे आते हैं वो तुम्हारे माँ बाप की दवाई में चले जाते हैं। या तो कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो या फिर अपने माँ बाप को भाई के पास छोड़ आओ। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता तो है कि भाभी माँ का ख्याल नहीं रखती, तो मैं कैसे उन्हें वहाँ छोड़ाऊं? तो फिर ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं आई। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नदीम की बीवी घर छोड़कर तो नहीं गई, मगर हर वक्त नदीम के साथ लड़ती रहती थी। कुछ अरसा ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन अल्लाह रखा बहुत बीमार हो गया। नदीम शहर से डॉक्टर को लेकर आया, मगर तब तक अल्लाह रखा इस दुनिया से चला गया था। नदीम को अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। ये सब क्या है? क्या हुआ है मेरे अब्बा को? अब्बा, क्या हुआ आपको? कुछ तो बोले अब्बा। अल्लाह रखा के मरने के बाद नदीम बहुत उदास हो गया। अब वो काम पर भी नहीं जाता था। पूरा दिन सब कमरे में रहता था। तुम तो सारा काम छोड़कर घर बैठ गए हो। अगर ऐसा ही रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अम्मा की दवाई भी खत्म हो गई है। काम पे जाओ और पैसे लाओ ताकि दवाई आ सके, नहीं तो अम्मा की तबीयत भी खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं जाता हूँ काम पर और आते हुए दवाई और घर के लिए सामान लेता आऊंगा। ये बोलकर नदीम काम पर चला गया। पूरा दिन काम करने के बाद वो अम्मा की दवाई लेकर आया और खाने का कुछ सामान। ये लो, मैं अम्मा की दवाई और सामान। अब मैं सोने जा रहा हूँ। पूरा दिन काम करके थक गया हूँ मैं। खाना तो खा लो, खाना तैयार है, बस लगा रही हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो और अम्मा को खाने के बाद दवाई दे देना। नदीम सोने चला गया। उसकी बीवी ने खाना लगाया। अम्मा आ जाओ, खाना खा लें, फिर दवाई भी खानी है आपने। अरे बहू, नदीम कहाँ है? उसने खाना नहीं खाना क्या? उसको भी बुला लो, फिर खाते हैं। अम्मा, मैंने इनको बोला था कि खाना खा लें, मगर इन्होंने बोला कि मुझे नहीं खाना, मैं आराम करना चाहता हूँ। नदीम सो रहा था तो उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटा,
तुम्हारे घर के पास जो दरख्त है उसके नीचे सोने की 100 अशरफियां हैं, तुम वो ले लो। बाबा, क्या वो मेरे लिए बरकत वाली है या हराम है? नहीं, वो तुम्हारे लिए बरकत वाली नहीं है। तो फिर मुझे वो नहीं चाहिए। सुबह उठकर उस रात की सारी बात अपनी माँ और बीवी को बताई। अम्मा ने कहा, बेटा, अगर वो अशरफियां बरकत वाली नहीं और तेरे लिए हलाल नहीं है तो छोड़ दे, इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने भी यही सोचा है कि मैं नहीं लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? पहले ही हमारे घर हालात अच्छे नहीं हैं, वो आप बोल रहे हैं कि छोड़ देता हूँ। एक अशरफी नहीं है जो छोड़ दे, 100 अशरफियां हैं। मेरी बात मानो और लेकर आओ। नदीम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चला गया। रात को खाना खाते हुए नदीम की बीवी ने फिर वही बात की। और फिर कल किस वक्त अशरफियां निकाल रहे हो? क्या बोल रही हो? मैंने बोला ना कि नहीं निकालना हमने कुछ भी, तो तुम बार बार क्यों उस पे बात कर रही हो? तुम तो पागल हो गए हो। पहले तुमने सारा खेत अपने भाई को दिया और अब तुमको अशरफियां भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उठकर चला गया। रात को फिर उसने वही ख्वाब देखा, मगर इस बार अशरफियों की तादाद 100 नहीं 50 थी। नदीम ने फिर वही सवाल किया। बुजुर्ग ने फिर वही जवाब दिया। इस बार नदीम ने किसी को नहीं बताया और काम पे चला गया। इस तरह नदीम को कई बार ऐसा ही ख्वाब आया और हर बार अशरफियों की तादाद कम होती गई। आखिर एक रात बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैंने इतनी बार तुमको बाहर अशरफियों का बताता हूँ मगर तुम नहीं लेते। अब बस 5 अशरफियां रह गई है और ये अशरफियां तुम पर हलाल है और बरकत वाली है। तुम इनको लिए लो और अपने घर के हालात ठीक कर लो। सुबह उठकर नदीम ने वो अशरफियां निकाल ली और अपने घर के लिए बहुत सी चीजें लेकर आया। अरे वाह, आज लगता है ज्यादा पैसे मिले हैं जो इतनी चीजें लेकर आए हो। ऐसा ही कुछ है। कल रात फिर बुजुर्ग ने मुझे अशरफियों का बताया था। वो बोला था ये मेरे लिए बरकत वाली है, तो मैंने आज वो निकाल लिए हैं। वो ये चीजें लेकर आया हूँ और कल मैं घर मछली भी लाऊंगा। तुम अच्छे से इसको पकाना। सुबह नदीम मछली लेने गया। भाई, अच्छी सी मछली दे दो और ध्यान रखना मछली ताजा हो। नदीम मछली लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। ये लो मछली, इसको काट कर साफ करके अच्छे से पकाओ। मेरा बहुत दिल कर रहा है मछली खाने का। अच्छी सी बनाना। अब फिक्र मत करें, आज इतनी अच्छी मछली बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बोलकर वो किचन में मछली ले गई। जैसे ही उसने मछली काटी, उसके अंदर से 2 सफेद रंग के मोती निकले। वो ये देखकर बहुत हैरान हो गई। सुनते हो? इधर आओ, ये देखो क्या हुआ। आ रहा हूँ। क्या शोर मचा रही हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों बोली जा रही हो? ये देखो, मछली के अंदर से 2 सफेद मोती निकले हैं। मुझे लगता है ये बहुत कीमती होंगे। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। इतनी खुश ना हो अभी, मुझे बाहर लेके जाने दो। मैं अभी सुनार के पास लेकर जाता हूँ, फिर पता चलेगा ये कीमती हैं या फिर नहीं। नदीम इन दोनों मोतियों को सुनार के पास ले गया। भाई, इन दोनों मोतियों को देखकर बताना इनकी क्या कीमत होगी। क्या ये मोती कीमती हैं? सुनार ने मोतियों को देखा और बोला, भाई, ये बहुत ज्यादा कीमती हैं। ये इतनी कीमती हैं कि इस शहर में कोई भी इनको नहीं खरीद सकता। अगर तुम इनको बेचना भी चाहो तो तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। अच्छा चलो, इन्हें मुझे वापस कर दो। नदीम मोती लेकर घर चला गया। दूसरी तरफ एक रियासत के बादशाह की ताजपोशी होने वाली थी। बादशाह का ताज तैयार हो चुका था, मगर इसमें एक मोती की कमी थी। बादशाह का वजीर सुनार के पास आया। हम इस इलाके के बादशाह की तरफ से आए हैं। बादशाह की ताजपोशी होने वाली है, मगर उसके ताज में मोती चाहिए। तुम इस इलाके के सबसे बड़े सुनार हो। अगर तुम्हारे पास मोती हैं तो वो हमें दे दो, तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। नहीं वजीर आला, मेरे पास कोई मोती नहीं है, मगर अभी एक किसान आया था, उसके पर ऐसे ही मोती थे।
वो अभी अभी अपने घर की तरफ गया है। अगर आपको मोती चाहिए तो आप उसके घर चले जाएं। वो भी मेरे पास मोती बेचने आया था, मगर मेरे पास इतनी रकम नहीं थी जो मैं वो मोती खरीद सकता। वो मोती बहुत कीमती थे। आप उस किसान के घर चले जाएं और उससे मोती ले लें, क्योंकि वो मोती उसके किसी काम के नहीं है, उसे भी रकम ही चाहिए। उसका घर इस तरफ है। वजीर किसान के घर की तरफ चला गया। हम इस इलाके के बादशाह की तरफ से आए हैं। बादशाह की ताजपोशी होने वाली है, मगर उसके ताज में मोती चाहिए। हम इस इलाके के सुनार के पास गए थे। उसने बताया है कि तुम्हारे पास मोती हैं। तुम वो मोती हमें बेच दो, तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मोहतरम वजीर, मेरे पास मोती हैं। मैं सुनार के पास गया, उसने कहा ये बहुत कीमती हैं, मगर मैं नहीं जानता मैं आपसे कितनी कीमत लूं, तो आपका जितना दिल हो आप दे दें। वजीर ने एक इशारा किया और सिपाही 2 सोने से भरे ऊंट ले आए। किसान ये देखकर बहुत हैरान हुआ। हमारे लिए मोती बहुत कीमती है। इस एक मोती की 2 ऊंट कीमत ही बनती है। अब ये सोने से भरे हुए ऊंट तुम्हारे हैं। वजीर मोती लेकर महल की तरफ चला गया। बादशाह सलामत, ये लें, हम आपके ताज के लिए मोती ले आए हैं। सुनार के पास मोती नहीं था, फिर हम एक किसान के पास गए। सुनार ने बताया था किसान मोती बेचने आया था। हमने किसान से ये मोती 2 ऊंट के बदले खरीदा है। 1 मोती? मगर मेरे ताज के लिए तो 2 मोती चाहिए थे। तुमने दोनों मोती क्यों नहीं खरीदे? माजरत बादशाह सलामत, हमें नहीं पता था कि 2 मोती चाहिए। इस किसान के पास एक और मोती है, हम अभी जाकर उससे दूसरा मोती भी ले आते हैं। हाँ ठीक है, अभी जाओ और दूसरा मोती भी लेकर आओ। चाहिए इसके लिए कुछ भी करना पड़े। किसान जो मांगे उसको दे दो, और अगर वो ना माने तो उसको मेरे पास लेकर आओ। और ये काम जल्दी करो, पहले ही मेरी ताजपोशी में देर हो गई है। अब मैं और देर नहीं करना चाहता। तुम लोग जल्दी जाओ और उससे मोती लेकर आओ। जी, हम अभी जाते हैं। जल्दी चलो, हमें जल्दी वो मोती लेकर आना है। बादशाह सलामत बहुत गुस्सा में है। ये बोलकर वजीर किसान की तरफ चला गया। उसने किसान के घर के बाहर जाकर उसको आवाज दी। क्या हुआ वजीर साहब, अब दोबारा क्यों आ गए? अभी तो आप मुझसे मोती लेकर गए थे। क्या मोती में कोई मसला है या वो नकली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मोती बहुत कीमती और असली है। बादशाह के ताज के लिए एक और मोती चाहिए। हम तुमसे दूसरा मोती भी खरीदना चाहते हैं, ताकि बादशाह की ताजपोशी के लिए ताज तैयार हो जाए। तुम जल्दी से अब हमें दूसरा मोती भी दे दो। वो तो ठीक है वजीर साहब, मगर पहले आपने मोती की अपनी मर्जी से कीमत दी थी, मगर इस मोती की कीमत मैं अपनी मर्जी से लूंगा। अच्छा ठीक है, बोलो क्या कीमत है इसकी? मैं ये मोती आपको 4 सोने के ऊंट के बदले दूंगा। अच्छा ठीक है, तुमको 4 ही ऊंट मिलेंगे। अब तुम मोती मुझे दे दो, हमें जल्दी वापस जाना है। बादशाह सलामत बहुत गुस्से में है। किसान ने उन्हें मोती दे दिया और वजीर मोती लेकर चला गया। अब किसान के पास 6 सोने के ऊंट थे। उसने सोने से एक पुरतय्युश हवेली बनाई। अब उसके घर में नौकर चाकर होते थे। वो उस इलाके का सबसे अमीर इंसान बन गया। देखा तुमने, ईमानदारी का क्या सिला मिलता है। अगर मैं बुजुर्ग की बात मानकर भी वो हराम अशरफियां ले लेता तो हो सकता था हम नुकसान में होते, मगर हलाल और बरकत वाली चीज में देख लो कितना फायदा हुआ। तुम सही बोल रहे हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं भी ईमानदारी से ही काम लूंगी। एक रात नदीम के ख्वाब में वही बुजुर्ग आया। बेटा, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये तुम्हारी खिदमत का नतीजा है। तुमने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की है, उनका ख्याल रखा है और अपनी बीवी के कहने पर भी उनको छोड़ा नहीं है। नदीम, उसकी बीवी और उसकी माँ अब खुशी खुशी रहने लगे।
दूसरी तरफ नदीम के बड़ा भाई का खेत खराब हो गया। खेत में कोई भी फसल नहीं होती थी। वो और उसकी बीवी बहुत परेशान रहने लगे। अब उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। वो कहते हैं ना, अब क्या फायदा अफसोस करने का जब चिड़िया चुग गई खेत।